नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्यों भारत में मतदाता दिवस मनाया गया, कब से मनाया गया और मतदाताओं की दिक्कतें क्या क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं शुभांकर शुक्ला जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ लोक प्रशासन में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। शुभांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। मेरे ठीक सामने बैठे हैं सुमित सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लोक प्रशासन में ही। आपका भी सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो शुभांकर जी, सुमित जी, आज मतदाता दिवस है। आप लोग तो लगातार पढ़ते ही आते हैं राजनीति विज्ञान में, लोक प्रशासन में। तो सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को बता देते हैं कि क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया गया और किस उपलक्ष्य पे मनाया गया। सुमित जी, आप बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं अपने समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को नमस्कार कहना चाहूंगा। और चूंकि आज मतदाता दिवस है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन है मतदाताओं के लिए। तो मतदाता दिवस की शुरुआत 2011 में उस समय की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये बेसिकली 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। क्योंकि 26 तारीख से हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो उससे पहले एक ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी है जो लोकतंत्र में सारे चुनावों को संपन्न करवा सके। तो इस वजह से 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। उसी के उपलक्ष्य पर 2011 को वोटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए और वोटर्स का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, और इस माध्यम से 25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत की गई। और इस दिन से हर साल कोई ना कोई थीम रखकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ें और जागरूक हों कि हमको निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में हमको अच्छे से अच्छे उम्मीदवार का चयन करके एक अच्छी सरकार को बनाते हुए, लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने देश के विकास में कैसे योगदान दें, उसके बारे में सोचते हुए हमको उनका चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हर साल थीम भी रखी जाती है और उसी थीम के इर्द गिर्द फिर उस साल काम किया जाता है। तो इस बार की थीम है कि चुनावी मजबूत लोकतंत्र और चुनावी साक्षरता। तो शुभांकर जी, आपके पास आना चाहती हूँ, चुनावी साक्षरता जो टर्म है, क्या मीनिंग है इसके? देखिए, चुनावी साक्षरता का मतलब, देखिए, इसकी पूरी जो हिस्ट्री रही है, जिस तरीके से मतदान का अधिकार जो लोगों हर देश में दिया गया है। पहले क्या था कि हर जगह पे रियासतें रही हैं, राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन अगर आप प्राचीन काल में भी देखें, इसके पहले के लेक्चर में हमारे प्रमोद जी ने इस पे शायद लेक्चर इसमें एक रेडियो में जो रेडियो टॉक में बताया था कि ग्रीक में और एथेंस में इसका कॉन्सेप्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत पहले से था। तो वोटिंग का अगर ठोस ना बताऊं तो मतलब मोटा मोटा आइडिया चल ही रहा था शुरू से ही, बहुत प्राचीन काल से, BC 324 BC 300 400 BC के आसपास, जब एथेंस और ग्रीक, क्योंकि सबसे डेवलप वही माने जाते थे। और पॉलिटिकल साइंस में अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की बात करें तो वहीं से हम ज्यादातर हमारी पढ़ने की शुरुआत होती है, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और अन्य लोगों से। तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। तो लेकिन चूंकि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है ऐसा नहीं था। कुछ ही जगह थी जहां पर इसका, हालांकि हमारे में, अगर हमारे देश में देखा जाए तो चोल साम्राज्य में भी वो दिखती है, वो झलक दिखती है, गण वगैरह होते थे और उसमें लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिखता है। लेकिन जहां तक मताधिकार की बात अगर की जाए, जैसे कि आपने सवाल किया है, तो ये बेसिकली 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जब स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो कई तरह के अधिकार बने। जैसे उसमें एक लॉक थे, बीच में लॉक ने बोला कि कुछ नेचुरल राइट्स हैं, कुछ जो है जनरल राइट्स हैं, कुछ पर्सनल राइट्स हैं, कुछ पब्लिक राइट हैं। तो इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट बने, तो अब ये लॉक ने कहा कि हम कुछ राइट्स को जो है, जो संप्रभु है, संप्रभु कैसे बनेगा? संप्रभु बनेगा आपसी एक कॉन्ट्रैक्ट से, सबका समझौता होगा, और एक कोई सोवराइन बनेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसको हम चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो जिसपे हम एक समझौता कर सकते हैं, पूरी जनता एक मिलकर समझौता करती है कि ठीक, हम अपने कुछ राइट्स आपको सौंपते हैं, उसके एवज में आप क्या करेंगे? हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, हमारा जो लाइफ का ग्रोथ है, अपलिफ्टमेंट है, उसको इंश्योर करेंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट बना ही इसी बेस पे था। बेसिकली जो मेजर थियरी है उसकी, वो कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी है,
कॉन्ट्रैक्ट बेस में स्टेट वगैरह बनने शुरू हुए कि हम आपको ये देंगे, आप हाँ, ये करें। हाँ, तो हम इतने राइट्स होंगे, तो उसमें फिर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, फ्रीडम आया, इक्वलिटी भी बाद में कॉन्सेप्ट जुड़ा। तो अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी रही है। जी, जैसे कि हम जैसे चुनावी साक्षरता शब्द की मैंने बात की थी, जी। तो इसका क्या ये मायने हैं कि जो समझता है लोकतंत्र को वही व्यक्ति वोट देगा जो साक्षर है? चुनावी साक्षर का क्या मतलब है? देखिए, कि आपके अंदर समझदारी है अपने लोकतंत्र की, तो आप उस तरह से वोट दे रहे हैं, या फिर जाति धर्म या इन सब चीजों के आधार पर दे रहे हैं? देखिए, उसकी कई सारी धाराएं हैं। इस चीज को समझ लीजिए, चुनावी साक्षरता जो मसला है, ये है बहुत जटिल मसला। हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चुनावी साक्षरता का मतलब ये हुआ कि भाई अगर चुनाव हो रहा है तो मुझे मत का अधिकार है, तो मतदान कैसे करें, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है ना, कि चुनावी साक्षर अगर कोई किसी को मतलब भाई चुनावी रूप से साक्षर है, चुनावी से मतलब है, शिक्षित से भी मतलब है कि एक समझ भी है, एक लॉजिक है कि आपको, इसमें भी दो शब्द हैं। एक होता है एक साक्षर है, एक शिक्षित है, और एक शिक्षित है, इसमें भी अंतर है। बेसिकली आज का जो मैं इस पे जो केंद्रित करना चाहता हूँ कि चुनावी साक्षरता की बात जो है, जो कि सवाल आपका है, बेसिकली इसका जो मूल अर्थ है, चुनावी साक्षरता का मतलब है कि जो चुनाव की पूरी पद्धति है, पहली बात तो कि उस पद्धति से लोग वाकिफ हैं। किसी के बारे में बात करें, कोई इंडिविजुअल है या पूरी देश के नागरिक हैं, उससे कितने वाकिफ हैं, कितना परसेंटेज के लोग उस चीज से जो है अवेयर हैं, तो कितना लिटरेट है उस मामले में, चुनाव के संदर्भ में, चुनाव की पद्धतियों के संदर्भ में। और उसमें एक ही बात नहीं कि पद्धति अगर मैं बात कर रहा हूं तो पद्धतियों में कई सारी चीजें आती हैं। उसमें उम्मीदवार कैसे चुने जाएं, उसमें मतदान किए कैसे जाएं, ठीक है ना, और जो हमारे जो मतदान करने के पीछे के जो कारक हैं, उनमें कारकों में प्राथमिकता तय कैसे की जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा ये जटिल मसले हैं, इसीलिए बार बार जैसे स्वीप करके चुनावी साक्षरता अभियान में जो अभियान में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें ये बार बार बोला जा रहा है कि बार बार कई सारी थ्योरी आती है। कई जगह लोग बोलते हैं कि भाई आप कैंडिडेट को देखिए, पार्टी छोड़ दीजिए और सब छोड़ दीजिए। क्यों? ये एक जैसे रेटरिक बोल सकते हैं, या जो एक प्रचलित नैरेटिव है कि चुनाव के लिए क्या देखिए आप, व्यक्ति को देखिए। क्यों देखिए? हाँ, इसके पीछे बड़ी थ्योरी है। व्यक्ति को देखने का मतलब, अगर आप अच्छे व्यक्ति चुनते हैं तो अच्छा व्यक्ति अगर आपका चुनाव हुआ सदन में जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छी ही बात करेगा, है ना। तो बहुत सीधा सा सवाल है, इसको समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये ऐसी है कि हमारे सामाजिक ढांचा ये है, सामाजिक ढांचे में जैसे क्या होता है कि कई सारे फैक्टर काम करते हैं। वैल्यू सिस्टम है हमारा, वैल्यू सिस्टम में जो हमारा जो पूरा वैल्यू सिस्टम, उसमें जैसे हमारा रिलीजन भी आता है, वो खालिश रूप से हमारा पर्सनल मसला है। और रिलीजन के बाद फिर हमारी कास्ट हायरार्की आती है, वो भी एक तरह से जो है सामाजिक बुराई के तौर पे आज के देश में, हमारे देश में व्याप्त है। लेकिन उसमें भी एफिलिएशन है लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का भी एफिलिएशन। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं खाली जो है वो अनपढ़ लोग ही करते हैं। रिलीजन से जिस तरह का एफिलिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए पर्सनल, लेकिन वो बहुत पब्लिकली जो है वो शोकेस होता है, पब्लिकली उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब चीजें चुनाव में क्यों आ जाती हैं? ठीक, तो मूल सवाल ये है कि जो चुनाव में अगर हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है तो उसकी प्राथमिकता कैसे तय हो। आप जब चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो चुनावी रूप से साक्षर तो मैं तभी कहूंगा कि जब इतनी सारी झंझावातों से गुजरते हुए आप वही प्राथमिकताएं तय कर पाए जो सार्वजनिक हित में हो। और सार्वजनिक हित में होने का मतलब है कि वो आपके भी हित में होगी, क्योंकि सार्वजनिक हित में होगी तो आपके भी हित में होगी। लेकिन यहाँ पर लोग जो है बटने के कारण कई स्तरों पे कई लेयर्स है, तो अलग अलग देते। तो ये बेसिकली साक्षरता का ये बेसिकली यही मूल जो केंद्र बिंदु है, यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई शुभांकर जी। मैं सुमित जी के पास आना चाहती हूँ। मतदाता दिवस आज मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधाएं मतदाताओं के लिए की गई हैं। जैसे आज जगह जगह पे प्राइमरी स्कूलों में मतदाता पहचान पत्र बन रहे हैं जिनके नहीं बने थे, ताकि उनको दिक्कतें ना आए और सबका सहभागिता, आपने जैसे कहा कि सबकी सहभागिता हो। तो इसके लिए और क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतांत्रिक जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अब इसको मतदाता दिवस पे बोलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि लोकतंत्र अनिच्छुक लोगों का, अनुच्छुक लोगों के लिए, अनुच्छुक लोगों द्वारा शासन बने। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और
जिनके वोटर आईडी, मेरे जो समस्त श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनकी वोटर आईडी नहीं बनी है तो वो जल्द से जल्द अपनी वोटर आईडी बनाएं, क्योंकि 10 से अभी भी टाइम है और 10 से 15 दिन में आपकी वोटर आईडी बन जाएगी। इसके लिए वोटर आईडी बनाने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, उस पर ऑनलाइन आप आवेदन कीजिए। उसमें सारी आपको विधानसभा क्षेत्र, आपके फोन नंबर मांगे जाएंगे और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो BLO अपॉइंट होंगे, वो आपके घर पर आकर आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपका वोटर आईडी बन जाएगा। तो ये तो काफी मतलब सुलभ सुविधा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उतने अवेयर नहीं होते। अगर आप ऑनलाइन करने में असुविधा व्यक्त कर रहे हैं तो आप जिसकी भी वोटर आईडी बनी है उससे अपने भाग संख्या प्राप्त करें। अपने विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र को कई भाग संख्याओं में बांट दिया जाता है, तो आप आपकी जो भी भाग संख्या उसको आप जाने, फिर उस भाग संख्या के थ्रू अपने BLO का नाम जाने। भाग संख्या अगर आप जान गए तो आप साइट से BLO का नाम बड़े आसानी से जान जाएंगे। अगर आप उसमें भी आपको असुविधा हो रही है तो आप अपने तहसील में जाइए। तहसील में जाएंगे, आप किसी भी क्लर्क को आप बोलेंगे कि सर मेरी इतनी भाग संख्या है, मुझे आप BLO का नंबर दे दीजिए, तो वो आपको BLO का नंबर दे देंगे। BLO के पास जाइए, उनके पास जर्नल फॉर्म होते हैं, उसको बड़े आसानी से आप भरिए और आपकी वोटर आईडी 10 से 15 दिन में बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार आप वो वोटिंग लिस्ट में आप अपना आसानी से नाम दर्ज करवा सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है आज के टाइम पे। हम क्या करते हैं, हमारी 10 साल पुरानी वोटर आईडी बनी हुई है और हम उसको लेके चले जाते हैं। लेके गए तो हम देखते हैं क्योंकि जो आपकी पुरानी वोटर आईडी बनी है उसमें भाग संख्या कुछ और रहती है। हर विधानसभा चुनाव में और हर लोकसभा चुनाव में भाग संख्या चेंज होते रहते हैं। वोटर आईडी आपकी 10 साल पहले बनी है, उसमें भाग संख्या 52 है, लेकिन इस समय हो सकता है कि वो भाग संख्या 57 हो गया होगा, भाग संख्या 58 हो गया होगा। तो इस वजह से आप साइट पे जाइए। अच्छा, ये प्रक्रिया क्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जैसे सबसे छोटा जो प्रतिनिधि है आपके इलाके का, ग्राम प्रधान है या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके थ्रू आप घर घर जाके इस प्रक्रिया को संपन्न कराएं? मैम, ये जो BLO का काम है ये घर घर जाने वाला ही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही BLO का कार्य अपॉइंट कर दिया जाता है और उस क्षेत्र के BLO बना दिया है। तो इनकी जो मेन ड्यूटी है वो घर घर जाकर ही लोगों को अवेयर करनी है। मान लीजिए आप कोई भाग संख्या 56 का BLO है और उसमें 980 मेंबर हैं, तो आपको सबके घर जा जाके उनको बताना है कि आपका ये भाग संख्या है और आपकी वोटिंग लिस्ट में ये नंबर है। और तो लेकिन ये क्या होता है कि BLO सही तरीके से काम कर नहीं रहे हैं आज के समय में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक अफसरशाही टाइप की, मतलब मैम ये भी देखना पड़ेगा कि उनको तनख्वाह कितनी मिल रही है। 6,000 रुपए में आप अगर उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो सुबह से शाम तक वेरिफिकेशन करते रहेंगे, क्योंकि घर घर जाकर मतलब मकान संख्या तो दे दी जाती है, लेकिन मकान संख्या को खोजना कितना बड़ा काम है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, उसमें विला नंबर 45, विला नंबर 46 तर लिखा हुआ है। तो एक एक घर को कहने का चाहिए कि थोड़ा जागरूक लोगों को भी होना चाहिए। वो अपने आसपास जाकर अपने स्तर से होना पड़ेगा। अपने स्तर से आपको इतना जागरूक होना पड़ेगा और इतना वक्त भी निकालना पड़ेगा। लोगों को भी होना चाहिए और थोड़ा रिसोर्सेज कम है, सरकार को भी होना है। मतलब ये देखना पड़ेगा कि BLO के जो मानदेय हैं उसको बढ़ाएं और मानदेय या जो भी उनके वेतन है उसको बढ़ाएं और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दें कि वो अधिक से अधिक वेरिफिकेशन कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में जानकारी दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। शुभांकर जी, प्रवासी लोगों के कई बार मसले आते हैं कि उनका कोई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये जो मतदाता पहचान पत्र है, क्या ये प्रवासी लोगों के बनाए जाते हैं या फिर तमाम जो हमारे जंगलों में वनगुजर लोग रहते हैं उनके कई बार नहीं बने होते हैं वोटर आईडी? तो क्या वजह है, क्यों नहीं हम हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं? तो नहीं, पहुंचने के लिए प्रवासी लोगों में उनको तो अगर वो आते हैं और उसमें जो है अगर उनके, देखिए पहली बात तो भारत में है नागरिकता वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो है नागरिक नहीं है। मतलब हमारे सिंगल वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो जैसे नागरिकता केवल हमारे देश की ही ले सकते हैं। कई देशों में होता है कि आप 2 देश की नागरिकता लेके रह सकते हैं, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। प्रवासी हैं, उनका बन सकता है, उनका बनेगा भी और उनका जायज भी है। लेकिन अब देखिए प्रवासी हैं तो अब वो प्रक्रिया सब में अपनाई जाती है सेम। BLO वाला मामला जो है, चाहे निगम में वो सर्वे करने आए, चाहे पंचायत लेवल सर्वे करवाएं, तो आपको अपने लेवल पे इतना तो अवेयर होना ही पड़ेगा। मतलब किराए के घर में अगर रह रहे हैं लोग यहाँ पर, तो उनका वोटर आईडी बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल तो बनेगा। उनकी मूल जगह पे फिर नहीं बनेगा। नहीं, तो ये कैसे उसका एक नियम है, उसका नियम जैसे मैंने कहा ना कि उसमें मान लीजिए कि जो है कहीं किसी वार्ड नंबर में आज मैं हूँ, कल को मेरा एड्रेस शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे वार्ड नंबर में, तो दोनों प्रक्रिया चलती है। BLO आगे खाली ये नहीं चेक करता कि आप अगर मतदाता सूची में आने वाले तो आपका नाम शामिल करेगा, ये भी चेक करता है कि जो वहां पर बंदा रहता था उसकी किसी कारण में या तो डेथ हो गई हो
या तो किसी वजह से उसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया हो। तो वो सारी जो लिस्टिंग मेंशन होती है उसमें कि अगर एड्रेस चेंज कर दिया गया तो वहां से उसका नाम कटेगा, जहां पर जाएगा, और जहां जाएगा तो कम से कम उसका भी तो इतना अधिकार बनता है कि वो जाके वहां पर ऑफिस में संपर्क करे, जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं, ऑफिस है, कि हम यहाँ पर इस समय एड्रेस चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर मेरा मतदाता पहचान पत्र बनना चाहिए। जी, जी, जी। और प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। मैंने बताया कि जैसे मतदान के समय में तो बिल्कुल कैंप लगा के चीजें चलती हैं। जिस तरीके से काम होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है। अब हमें भी अपने घर से उठ के, जैसे मान लीजिए मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो अब तो सुविधा ऐसी होगी कि आपके घर तक आ रहा है। दिल्ली में के सारे मेरे दोस्त रहते हैं, आप बस थोड़ा सा आप जो एक्टिवनेस दिखाइए, आपके घर तक आएगी। जो आपको जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी फॉर्मेलिटी अपने असर से कर दीजिए, घर तक देने आएंगे, घर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वन गुजर्स के नहीं बनेंगे, वो बस ये कि ना, मतलब कोई नागरिकता वाला इशू नहीं है ऐसा। हाँ, क्योंकि ऐसा वन नहीं गुजर है। तो सदियों से जंगलों में रह रहे हैं, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पर बात हुई थी मेरी वन गुजरन से कुछ 2-4 साल पहले, तो वो कहते कि हमारे वोटर आईडी नहीं बने हुए हैं। अब देखिए क्या है ना कि जैसे अब अगर किसी, देखिए उसमें देखिए मसला क्या है कि आधार हुआ आपका डिजिटल आइडेंटिटी। आधार में स्थान का जिक्र नहीं होता है। स्थान का जिक्र होता है कहां पर? इसमें मतदाता पहचान पत्र में। अगर वो जो है दर बदलने वाला मामला नहीं है उनका, अगर एक ही समय पे कई सालों से निवासरत हैं, जैसे कि हर स्टेट के अपने अपने नियम होते हैं, किसी 10 साल होता है, किसी 15 साल होता है, तो कम से कम एक टेरिटरी में उनका अगर ये उचित प्रमाण पत्र है कि किसी टेरिटरी में एक पर्टिकुलर टाइम के मतलब स्टेट के हिसाब से जो नियम है, अगर वो रहते हैं तो उनका बिल्कुल बनेगा। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैम कि वो किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, अगर वो ये मतलब लिख के दे देते हैं कि हाँ संज्ञान में है और ये आदमी हमारे यहाँ के मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, उनका ये पता है, तो उसको दिखा के बड़े आराम से वोटर आईडी जैसे हाँ जो टेरिटरी बनेगी ना, वो किसी ग्राम सभा में, विधानसभा में, विधानसभा जाने की जरूरत नहीं है, किसी ग्राम सभा में, किसी वार्ड में, किसी म्यूनिसिपैलिटी में तो आती होगी आती होगी, तो उसका अगर प्रधान भी जो है लिख के दे दे तब भी हो जाएगा जी। जैसे यहाँ का कोई युवा दिल्ली में है, जॉब कर रहा है, तो क्या वहाँ पर उसकी वोटर आईडी बन जाएगी? यहाँ से कटवा के वो आप वहाँ बनवा लीजिए, अगर वहाँ रही रहे हैं तो। और मैम इसमें एक चीज, नहीं तो उसको यहाँ देने आना पड़ेगा वोट। हाँ, नहीं तो यहाँ देने आना पड़ेगा। और मैम इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये जुड़ रहा है कि लोगों की मल्टीपल बनी हुई है। गांव पे 2-2, 3-3 वोटर आईडी बन चुकी है, और मान लीजिए वो 5-10 साल से उत्तराखंड में अगर कोई रह रहा है तो वहां पे भी उनकी आईडी बन गई है, और आप जितनी बार संशोधित करवाएंगे उतनी बार आपकी नई आईडी का कार्ड बनेगी। तो इसको क्या कहते हैं, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए 2015 में चुनाव आयोग ने कहा था कि हम इसको आधार से जोड़ देते हैं। तो जितनी भी मल्टीपल, मान लीजिए एक आदमी की 6 वोटर आईडी है तो फिर एक कट जाएगी, और मान लीजिए कल को आप यहाँ पे मान लीजिए आप कहीं भी रहे, आप मान लीजिए आजमगढ़ के निवासी हैं, आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे आवेदन देते हैं तो आधार कार्ड से वो लिंक रहेगा, तो आपकी नई वाली बन जाएगी, पुरानी वाली स्क्रैप हो जाएगी। तो लेकिन 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो पास हो गया, नलीफाई कर दिया, लेकिन दोबारा से इस पे विधेयक लाया गया है और उस पे चल रहा अभी पूरी तरीके एक ये वाला बिंदु पास हुआ है। हाँ, ये वाला कल तो मैं इस पे चर्चा की थी कि इस पे बिल ड्राफ्ट हो गया है मेरे ड्राफ्ट हुआ, दोनों से नहीं 3 आए थे। इसमें एक तो जो नागरिकता वाला की 1 जनवरी को, नागरिकता वाला नहीं, जैसे वोटर बनने की जो योग्यता वाला है, 1 जनवरी को शामिल करना जो है, केवल एक डेट थी। मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं कि 1 जनवरी के बाद तो आप वोटर नहीं बन सकते, चाहे भले 18 साल तुमने 2 जनवरी को पूरा कर लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 जनवरी डेट के अलावा आप 4 डेट और बढ़ाओ, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर करके उन्होंने बढ़ाई है। और दूसरा जो बिल था कि कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाए, कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, कॉमन बनाए। तीसरा वाला बिंदु पास कर दिया, इसी बहस चल रही है अभी यार। अच्छा, मतलब ये अभी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पूरा अमेंडमेंट नहीं हो पाया, और ये पूरी तरीके से एक वो क्या बोलते हैं उसे, अभी पूरे फॉर्म में नहीं आया अभी। अगर लागू होता है तो उसका ये फायदा ये तो है ही, अधिनियम के रूप में भी है, उसके फायदे भी हैं। अधिनियम के रूप में अभी तक ये नहीं आ पाया। अब इसमें गवर्नमेंट ने बोला भी है ना, इसमें कहा कि इसको आपके ऊपर फोर्सफुली नहीं किया जा रहा, मतलब मैंडेटरी है कि आप मतलब नहीं है, मतलब कि आप जो करवाओ ही करवाओ। उसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि आप नहीं करवाना चाहते, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। अब क्या की जाएगी अभी उस पर डाउट है। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो मैम ये अच्छा प्रयास है कि इसको वोटर आईडी को आधार से लिंक कर दिया जाए। जी। तो चलते चलते मतदाता दिवस पर आप क्या और कहना चाहेंगे शुभांकर जी? मतदाताओं पर पूरा फोकस किया जाता है कि आप ही सब कुछ हैं और हैवी व्यक्ति का वोट सही। देखिए हाँ, इस चीज को रेखांकित करने की और इस पे जागरूकता बढ़ाने की हमेशा जरूरत है कि
आपका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो राइट है, अगर आपको किसी चीज ने दिया, ये दिखता नहीं, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा दिखता है ना, अमूर्त सा, लेकिन वोट देने का अधिकार इतना मायने रखता है किसी व्यक्ति के लिए कि जितनी शायद कोई चीज मायने रखती, क्योंकि वही निर्धारित करती है कि आप कैसे होंगे, आपका समाज कैसे होगा, अगला जो होगा। तो इसलिए जब भी वोट दें तो बहुत सोच समझ के दें, और उसमें इतना कुछ जटिल नहीं है, आपको बस अपना कैंडिडेट देखना है, क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलग तरह की जो भाषा चल रही है, अलग तरह की दुनिया भर के नैरेटिव चल रहे हैं, कई सारे पार्टियों की कई पार्टी कुछ ग्राउंड से बोलती है कि इस ग्राउंड पे हम अच्छे हैं, फिर दूसरी पार्टी बोलती है इस ग्राउंड पे हम अच्छे हैं। तो इसमें वोटर ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ नहीं है, आपका जो प्रत्याशी है, जितने भी प्रत्याशी हैं 8-10, उसमें से आपकी समझ में जो सबसे अच्छा है, आप आंख कान बंद करके उसको दे आइए, सब सुधर जाएगा। बिल्कुल, हाँ, ज्यादा नहीं सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा कहना है। तो सुमित जी, आप क्या कहेंगे चलते चलते? हाँ मैम, मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जिनकी वोटर आईडी नहीं बनी है वो कोशिश करके उसको जल्द से जल्द बनवाएं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना सहभागिता प्रस्तुत करें। और चूंकि हमारे सर ने अभी इस विषय में चर्चा की कि आप अपने इलाके की समस्याओं को आप ही जान रहे हैं, तो उन समस्याओं के अनुसार आप सुटेबल कैंडिडेट को आप देखिए कि कौन हमारे लिए बेस्ट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और वो वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और जाति धर्म इन सबों को सेकेंडरी है, हाँ, सब चीज को छोड़ते हुए आप सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट पर ही ध्यान दें और अपने क्षेत्र के विकास करने का ही प्रयास करें। इवन कई बार तो मैं बोलता हूँ पार्टी भी मत ध्यान दीजिए। हाँ, पार्टी केवल कैंडिडेट, बस पार्टी भी मत ध्यान दीजिए। और पार्टी देखेंगे तो बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि पार्टी की इमेज अलग अलग तरीके से होती है ना, हर पार्टी की इमेज अलग अलग तरीके से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छा उम्मीदवार को आप अपना मत देकर उसको विजेता घोषित करवाएं और देश के विकास में सहयोग दें। एक चीज मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव का माहौल होता है, तो मैंने अक्सर देखा कई लोगों से बात करते हुए कि जब यहाँ तक कि आदमी वहां तक लाइन में सोचते हुए जाता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दूंगा, लेकिन ये जो विनेबिलिटी फैक्टर है ना, दुनिया भर के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सॉरी एग्जिट पोल तो बाद में आता है, लेकिन ओपिनियन पोल, दुनिया भर की जो रायशुमारी चलती रहती टीवी से लेकर न्यूज़पेपर तक, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो जनरली क्या होता है, हमारा मतदाता जो है हमारे देश का, ये अक्सर मैंने देखा है कि वो सोच के तो जाता है कि अपने हिसाब से सही कि इसको वोट देना, फिर वहां माहौल में ऐसे चक्कर में था, एक तार्किक रूप से, हाँ तार्किक रूप से सोचा, वहां जाके गड़बड़ा जाता, सोचता कि नहीं मेरा वोट खराब ना हो। तो मेरा यहाँ मतदाताओं से ये भी मतदाताओं के मन में बिल्कुल रहता है कि मेरा वोट हारने वाले को न जाने तो बर्बाद माना जाएगा, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, बर्बाद का कोई मतलब ही नहीं है। तो कृपया मेरी और ये ज्यादातर मतदाता इस तरह से सोचते हैं बिल्कुल, कि मेरा वोट जीतने वाले को जाएगा, बिल्कुल, जबकि ये वो लहर जिसकी चल रही होती है अंततः उसको दे आते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि ये सभी श्रोताओं से और जो सभी मतदाता है उसमें जितने भी हैं, जितने मतदाता की उम्र पार कर चुके हैं, तो उसमें जो है आप जो है किसी तरह के दबाव मत आइए। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये अधिकार आपका बहुत बड़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल कुछ भी ना सोचते हो जो आपने मुझे लगता है कि मतदाताओं की सुविधाओं वाले पे थोड़ा कुछ चीजें छूट गई हैं। जैसे एक तो ये बात है कि मतदान सब लोग करते नहीं है, जी। तो क्या वजह है, कौन लोग नहीं कर रहे हैं मतदान, और उनको मतदान करवाने के लिए क्या कोशिशें की जानी है। दूसरा, मतदाता के लिए सुदूर एक अगर मतदाता भी है तो उसके लिए भी पोलिंग बूथ वहाँ पहुँचता है, एक आदमी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आपकी क्या व्यवस्था है इस वक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए? हाँ, अगर इस पे हम लोग बात करें तो सुविधाओं के लिए तो कोशिश की जाती है कि जो भी मतदाता है उनके लगभग 500 मीटर के दायरे पर ही कोई ना कोई पोलिंग सेंटर हो और वहाँ पे पोलिंग बूथ पे वो जाके आसानी से मतदान करें। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लाइनें काफी लंबी लंबी लगती हैं। तो एक जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है आज के समाज का, वो इतनी देर खड़ा नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने देखा है चूंकि, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाना नहीं चाहता कि कौन 2 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा। तो इसको थोड़ी तरीके से हमको सुधारने की जरूरत है कि हम कैसे लाइनों को कम करें। और पता है मैम, प्रॉब्लम इसमें एक सबसे बड़ी ये है कि जागरूकता की प्रॉब्लम है। हम देखते नहीं है कि मान लीजिए हमारे पोलिंग बूथ में कौन से नंबर पे नाम है। मान लीजिए हमारा 980वां क्रम में, हमारे 980वें नंबर पे हमारा नाम है। हाँ। तो हम वहां पे जाते हैं तो वो जो वेरीफाई करते हैं, जो भाई इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, तो उनको कभी कभी टाइम लग जाता है, इस वजह से लाइन लंबी बनी रहती है। जी। तो अगर आप जाएंगे और तुरंत, कभी कभी लोग अपनी पर्चियां भी नहीं निकाले रहते हैं, तो फिर वो भी निकालनी पड़ती है। हाँ, वो भी कई बार प्रत्याशी निकाल के दे देते हैं सबको। हाँ। तो ये सारी चीजें
मतलब करके इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। जी जी जी। अब इसमें हाँ, जैसे आपने बात बोली ना, इसमें देखिए मुझे एक बात याद आ रही, मुझे अभी भी याद आता है कि 2009-10 का टाइम रहा होगा, नया नया वही फेसबुक आया था। फेसबुक पे लोग अपना डिटेल या बायोडाटा लिखते थे, तो अक्सर मैं जनरली उस समय मैं जब प्रोफाइल सर्च करता था तो लोग जनरली, मेरे दोस्त हैं और कई सारे लोग थे, मैं देखता उसमें लिखते थे कि आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। ये जनरली लोग लिखते थे। तो मैं उसमें राजनीतिक व्यू का एक ऑप्शन हुआ करता था। हाँ, तो अब मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से आया हूं, तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स वहाँ का एक मुख्य विषय होता है, चाहे चाय की दुकान हो या किसी जगह पे, तो बातचीत लोग बहुत ज्यादा उत्सुक, बहुत ज्यादा लोग जैसे बोलते हैं ना कि उत्साह से करते हैं। तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है, इसीलिए हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी है। तो मैं जब, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं एम्पेरिकल स्टडी अपनी बता रहा हूँ। मैंने देखा है जब 2014 के चुनाव के बाद राजनीतिक सामाजिकरण का जो तीव्रता है बहुत तेज हुई है। मतलब अब वो कैसे लोग जुड़े हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स ने समाज को और समाज ने पॉलिटिक्स को जो है प्रभावित किया है, ये बहुत लोग बात नहीं करते बिल्कुल। हाँ, ये 2014 के पहले मेरी जो राय है, मेरा एम्पिरिकल डेटा है ये, लेकिन नहीं होता था। तो जैसे आपने बताया ना कि वो व्यक्ति, वो वर्ग जो नहीं देता है, वो वोट दे कैसे? वो सारा खेल है एंगेजमेंट का। वो कैसे आपसे एंगेज करे, कैसे उस प्रत्याशी से एंगेज करे, कैसे उस पार्टी से एंगेज करे। आप देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हर पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ते हैं, एक का लोग नहीं पढ़ते। एक बार मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला कि देहरादून में रहता है, थोड़ा सा बस्ती मलिन टाइप किया, तो बोला कि यार हमने इतनी बार बोला ये नाली ठीक कराने के लिए हमारा प्रत्याशी ठीक नहीं कराता है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है। मैंने कहा वोट देते हो? बोला हाँ। मैंने कहा कि अपनी प्राथमिकताओं की 10-15 एक लिस्ट बनाइए आप। बोले कि उससे क्या होगा? मैंने कहा चुनाव आने वाला है, जब वो प्रत्याशी आपके घर पे आए, जितने भी आए, तो ये पहले लिस्ट चिपका दी, जैसे आपको हाथ जोड़े। बोले सर हाथ तो बाद में, ये जो लिस्ट है ना थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। मैंने कहा एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा। इसलिए कई बार लोग चुनाव बहिष्कार भी करते हैं, गांव के गांव लोग करते हैं। हाँ, कितने गांव ऐसे किए हैं कि सड़क गांव तक नहीं गई। हाँ, न्यूज़ इस बार पूरा गांव जो है चुनाव बहिष्कार करेगा। तो इस तरह से जनता अपने कदम उठाती है। हाँ, मणिपुर में एक डीएम आए थे, बहुत उनका क्रांतिकारी। मैं बल्कि अभी एक सीरीज उस पर शुरू करने वाला हूँ कि जैसे कि जो नौकरशाह हैं, उन्होंने कैसे काम किया। उन्होंने 100 किलोमीटर की रोड ही बना दी मणिपुर में, डीएम थे। अच्छा। और कोई सरकारी पैसा नहीं, पब्लिक के पार्टिसिपेशन से। अच्छा। और ये काम उत्तराखंड में भी हुआ है। 100 किलोमीटर नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोड यहाँ पर लोगों ने अपने सहयोग से बना दी है। तो अब देखिए, अब यही देख लीजिए, जितना भी मशीनरी, पॉलिटिकल मशीनरी, जो मुख्य लोग हैं, अब देखिए कोई भी आगे बढ़ता है तो सीधे देहरादून या हल्द्वानी, तो पहाड़ कैसे देखा जाएगा? तो ये जो समस्या है, वही बात, आप हम जितना एंगेज करेंगे प्रत्याशी से, जितना एंगेजमेंट हमारा रहेगा, तो पॉलिटिक्स का सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स का सोशलाइजेशन। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, तो जब एंगेजमेंट ही नहीं रहेगा तो वो वर्ग भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो अपना कुछ फायदा ही नहीं देखता। उसको लगता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ वोट देने। तो अब मैनिफेस्टो में वही सारी जो इधर उधर की चीजें जो है, तो जब मैं आपसे एफिलिएट नहीं करूंगा तो मैं कैसे वोट दूंगा? जी, कई बार या तो उसको लगता है कि मेरे इश्यूज है नहीं इनके उसमें, जबकि इश्यूज तो होते ही हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। अब बैंकों का निजीकरण हो रहा है, तमाम चीजें हैं। अब आज बैंक कर्मी आ रहे हैं, लेकिन वोट देते समय उन्होंने हो सकता है उस एंगल से ना सोचा हो। अब देखिए, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर, जैसे कि हालांकि ये उस तरह से बात तो करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखिए जब इमरजेंस हुआ उस अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का, तो मुझे अभी भी याद है उस समय लोग कहा करते थे कि क्योंकि कई पार्टियां आती थी जाती थी, क्योंकि किसी पार्टी का जो इतना तेजी से जो विकास ग्रोथ हुई है, अब तक इंडिया की हिस्ट्री मुझे नहीं दिखता कि आम आदमी हुई। तो जो उस समय जब आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, तो लोगों ने बोला देखो आंदोलन की शक्ल में आंदोलन था, उन्होंने पार्टी बना ली और ऐसा इस तरीके से फायदा लिया। लेकिन फायदा नहीं, देखिए वहां का कौन सा वर्ग है जिसने इतना बढ़ाया। अब आप जब देखेंगे ना तो बड़ी डायकोटोमी दिखती है दिल्ली के वोटरों में। उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि बिल्कुल जो मिडिल क्लास है उससे भी नीचे है, जो कि आपको वोट देता है। एक सर्वे में आया था। बिल्कुल। तो और एक वो भी वर्ग है जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल है और बिल्कुल हाँ वेल ऑफ है, वो भी वोट देता है। तो ये मतलब विश्लेषण का विषय है, इसी तरह हर पार्टी को विश्लेषण विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर एंगेजमेंट महसूस करेंगे तभी आप वोट देने जाएंगे। अब घोषणा पत्र, आप किसी वोटर से आप आगे बढ़ के देख लीजिए, आप उसके बाद सामने घोषणा पत्र का नाम लेंगे ना, तो वो लगे ये क्या है।
तो ये स्थिति है, मतलब जो हमारा, जैसे आपने बोला ना कि लिटरेसी, बिल्कुल, इलेक्टोरल लिटरेसी का जो मामला है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंगेजमेंट का सारा सवाल है जी बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे पॉइंट्स पर बात हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बाकी जो एक जो सुविधा है कि हर व्यक्ति तक ये ईवीएम पहुंचेगी, बूथ लगेगा। अगर सुदूर पहाड़ों में अब तो इतना पलायन हो चुका है, सारे गांव भुतहा हो गए हैं, तो वहां भी अगर एक व्यक्ति भी अगर बचा है तो क्या उसके लिए भी ये सब सिस्टम कवायद पूरी की जाती है? हाँ, ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है उत्तराखंड की, जो आपने बताई ना पौड़ी में। मुझे कई सारे जो दोस्त हैं जो सरकारी महकमे में काम करते हैं, उनका भी कहना है कि यार कई सारी योजनाएं तो ऐसी होती हैं कि घर देख के योजनाएं आ जाती हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं पहुंचती हैं ग्राउंड पे कि भाई क्या देख के पॉपुलेशन होगी इतनी, और पता चला जब योजना देने जाती है तो वहां पर पॉपुलेशन है ही नहीं, लोग है ही नहीं, खाली है। तो ये उत्तराखंड के पूरे पॉलिटिकल जो जितने भी डिस्पेंसेशन है उनको, यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के सिविल सोसाइटी मेंबर्स को ये सोचने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वही वाला मसला है कि जो जिम्मेदार वर्ग है, जब तक उसके स्तर से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। जी। सुधारों के इन सेंस की जो पहाड़ से बिलोंग करता है, पहले बात तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन व्यक्तियों को लाइए जो कि वहाँ वाकई उस सिचुएशन से 2-4 हो रहे हैं हर दिन। बिल्कुल। अगर आप रॉकेटिंग करके किसी को उतारेंगे कि भैया आप पॉलिसी बताओ हमारे लिए, तो ऐसे नहीं बना पाएंगे। अब मैं प्लेन का आदमी हूँ या कोई जो है राजस्थान का आदमी, रेगिस्तान का आदमी, उसको बोलोगे पहाड़ के लिए पॉलिसी बनाओ, तो कैसे बनाएगा पॉलिसी? तो वो स्वागत जी, क्या वहां तक चुनावी ये सब सिस्टम पहुंचता है क्या? उनके लिए सुविधाएं मिलती हैं वोट की? जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोग हैं, नेता देखिए हर जगह पहुंचते हैं। हाँ। जो पॉलिटिशियन है वो हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन और चीजें पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं, इसमें नहीं मैम, ये ऐसा कई बार हमने सुर्खियों में अखबारों में सुना है ना कि एक व्यक्ति था वोट देने वाला, लेकिन पूरा दल बल वहां पहुंचा। ये चुनाव आयोग की बहुत प्रशंसा करने वाली बात है कि चुनाव आयोग तो पहुंचेगा। जी वही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग तो पहुंचेगा, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी, मतलब बहुत इंटायर एरिया भी क्यों ना हो, बस्तर वगैरह, चाहे वहाँ पे एक व्यक्ति भी उस एरिया में रहता हो, लेकिन वहाँ पर ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसके लिए वहाँ पर वो जाए। और जो उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी पोलिंग बूथ लगते हैं। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भाग संख्या में 4 से 5 ही लोग हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को एक पोलिंग सेंटर भले से ना बनाए, लेकिन एक पोलिंग बूथ वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। और सीआरपीएफ और सारे जो भी प्रशासनिक तंत्र है वो वहाँ पे जाएगा, जाते भी हैं। गिरिवन में एक पोलिंग बूथ अभी पिछले 2019 वाले में एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ लगाया। अच्छा। तो जो अशांत इलाके हैं वहाँ पर तो फिर बहुत सारी पुलिस फोर्स भी लगानी पड़ती होगी। सीआरपीएफ और आपके बीएस जब चुनाव होता है ना मैम, तो एक जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस होती है ये सेकेंडरी हो जाती है, जो कोर एरिया में होती है वो आपकी सीआरपीएफ आ जाती है। ये देखिए, मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के बहुत सारे लेयर्स हैं। तो अगर मान लीजिए आप उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथ बनेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो कोर एरिया होगा वहाँ पे सिविल पुलिस वाले नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पे आपको वहाँ पे सीआरपीएफ होगी या तो बीएसएफ होगी, पैरामिलिट्री फोर्स आकर वहाँ पे आ जाती है। और जितने भी सुदूरवर्ती और जो अशांत इलाके हैं वहाँ पे तो ऑब्वियस है कि पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होगी ही होगी। तो वहाँ पे जितने भी चुनाव कराने वाले, जो मतलब चुनाव जो भी संपन्न करवाते हैं, वो इन्हीं सेनाओं के अंतर्गत ही सफलतापूर्वक संपन्न करवाए। उसमें टीएन सेशन ने सुधार दिया था बेसिकली। ये जो आपने बात की ना कि ये कैसे जो सेंसिटिव बूथ के क्या है, ये टीएन सेशन का ही काम था। उन्होंने क्या किया कि जितने भी संवेदनशील बूथ हुआ कि मतलब पिछले चुनाव में हुए या जहां पर कुछ घटनाएं घटी, उन्होंने सबको चिन्हित करवाया। अच्छा। चिन्हित करवाने के बाद उसकी अलग व्यवस्था करवाई, जो सुमित बता रहे, उसमें सीआरपीएफ लगती है। जी। और परिंदा भी पर नहीं मारता। ये उन्हीं का सुधार था। क्या बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बहुत बुजुर्ग प्रत्याशी हैं, जो 100 के नियर अबाउट हैं, तो इन लोगों को लाने के लिए अलग से व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। हाँ, मैंने एक वो नया प्रयास 2019 लोकसभा चुनाव में ही किया गया था कि इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई थी 80 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए। तो आप अगर इसमें 80 साल से ऊपर के हैं आप, और अगर आप जाने में असमर्थ हैं, तो फिर आप पोस्टल बैलेट के लिए आप प्रशासन से मांग कर सकते हैं कि हमारे पोस्टल बैलेट के थ्रू हमारे मत योगदान को आप उसको काउंट करें आप। जी। और पोस्टल बैलेट के बारे में एक और मैं बात कहना चाहूंगा। पोस्टल बैलेट में एक तो ये आ गए, और जितने भी केंद्रीय पुलिस बल हैं, आर्मी के लोग हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, और राज्य के वो पुलिसकर्मी या वो कर्मी जो दूसरे स्टेट में सेवा दे रहे हैं, और राज्य के इंटेलिजेंस ऑफिसर
जिनकी आप क्या कहते हैं, जिनकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, इन सारे लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। और ये कब होता है? आम चुनाव जिस दिन डेट होती है उसके बाद ये दिया जाता है? नहीं मैम, उससे पहले होता है ये, उससे पहले होता है। और अब तो ये भी चुनाव आयोग ने ये भी सुविधा कर दी कि आप ई पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने वोट को आप उसमें चुनाव आयोग की तरफ से आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको खोलकर आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में भी हुआ ना, पिछली बार जब कोविड था ना, तो उसमें चुनाव हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये किया था कि ऑनलाइन वोट देके उसको पेपर निकाल के पोस्ट। अच्छा ऐसे हुआ था जी। तो अभी तो बहुत सारी बातें हैं खैर कहने सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रयास हुआ है इतने सालों में निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो हम लोग अपने चुनाव जागरूकता अभियान के जरिए तो बात कर ही रहे हैं, तो आज एक मौका था औपचारिक की हमने बात करें। तो शुभंकर जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अंत तक, इस चर्चा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी आप जागरूक हुए हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।